हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हर दिन की भांति आज भी आप लोगों के लिए फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल जो फैमिली है उसकी तरफ से जो हम लोगों के आगामी परीक्षा बोर्ड की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए एनसीईआरटी बुक का सीरीज लेकर आया गया है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि हर वीडियो की भांति इस वीडियो को भी देखेंगे। आज हम लोग नया चैप्टर जो पॉलिनोमियल के बाद आने वाला है दो चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, आज उस चैप्टर को हम लोग स्पष्ट रूप से वर्णन करने की प्रयास करेंगे। और यदि आप मैथ अभी तक नहीं पढ़े हैं और आपकी आगामी परीक्षा बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़े। चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को बड़ी डिटेल से समझाने की प्रयास करते हैं बच्चों। उम्मीद करेंगे कि अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आज के बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात और इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर से कंपटीशन में बहुत सारे सवाल बनते हैं जिसका नाम होगा आयु से संबंधित प्रश्न, एज रिलैक्सेशंस। ये चैप्टर नामक एक अंक गणित का चैप्टर, अंक गणित जो मैथ होगा हमारे कंपटीशन में, उसमें ये प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। जैसे हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में देखेंगे हम लोग आज, ठीक है, आप लोग को पीपीटी पहले से तैयार करके रखा गया है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण शुरू कहाँ से करते हैं। तो हर दिन की भांति बच्चों हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डेफिनेशन में क्या है नहीं है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, अगर आप इसे समझ गए तो फिर आपको मैथ समझने में कोई नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी चीज दो चर वाला रैखिक समीकरण को समझने के लिए ये चैट हम लोगों को समझने की आवश्यकता होगी। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रयास करता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं यहां पर लिखा हूं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें अलग अलग चर हो, यानी कितने अलग अलग चर हो, अलग अलग हम लोग कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर अलग अलग, है ना बच्चों, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अलग अलग, थोड़ा सा मैं इसे करता हूं अलग अलग बच्चों, दो चर हो, अलग अलग दो क्या हो, चर हो, तथा घात के रूप में क्या हो, एक हो। अर्थात हम लोग हमेशा इस बात को ध्यान देंगे बच्चों कि ये जो हमारा बना, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण बना। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर याद रखेंगे बच्चों a b c कोई पूर्णांक होगा और a एंड b कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। इसके कारण पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों है, उसे समझाने की प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। बच्चों ध्यान से देखेंगे तो जैसे हम लोगों ने लिखा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, c इज इक्वल टू 0, जहां पर हम लोगों ने नोट करा है कि a b एंड c कोई क्या है, कोई पूर्णांक है। कहिएगा ठीक है सर, पूर्णांक मतलब माइनस प्लस जो भी संख्या हो पूर्णांक हो। एंड क्या चीज सर, ए और बी, तथा हम लोग लिख सकते हैं ए एंड बी नॉट इज इक्वल टू 0 हो। ये हमारा डेफिनेशन है बच्चों। ध्यान से देखेंगे, जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद समझने की प्रयास करते हैं कि जैसे हमारे पास अगर ये इक्वेशन एक में लिख देता हूं कि जैसे अगर हम लोग लिख दें कि 7, पहले आप समझिए 7 प्लस मान लेते हैं कि 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कहेंगे सर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो पहले इसे सजाना पड़ेगा। कहेंगे सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो कहेंगे सर हेंस, अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a कितना है तो कहेंगे 7, b कितना है तो कहेंगे 8 एंड c कितना है सर तो कहेंगे 2। तो बच्चों ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि 3p माइनस 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखेंगे एक चर y ही चर हो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग चर के बारे में चर्चा कर चुके हैं बहुपद में। कहेंगे सर यहाँ पर अगर इसे हम लोग सजाएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम लोग लिख सकते हैं
हेंस यहाँ P और Q दो अलग अलग चर हैं, तो A बराबर कितना होगा, कहेंगे सर A बराबर कितना होगा, ध्यान से देखेंगे A की सीधा में कितना है बच्चों, कहेंगे A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू -2 एंड C इज इक्वल टू प्लस का कितना है बच्चों 4 है। ये चीजें सीखे। अब कहेंगे सर एक चीजें और समझाइए, समझने वाली बात क्या है कि क्यों A और B जीरो नहीं होगा। जैसे अगर मान लो बच्चों कि AX है, यहाँ पर BY है प्लस C इज इक्वल टू 0 है। यदि मान लेते हैं कि A की जगह 0 लिख ले इंटू एक्स प्लस बी की जगह कोई पूर्णांक लिख दे और सी की जगह भी कोई पूर्णांक लिख दे, तो बताइए एक्स जीरो होके हमारा क्या बनाएगा 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बताइए सर ये तो रैखिक बहुपद है, सॉरी रैखिक समीकरण है, इससे पहले भी चर्चा किए थे, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखेंगे। ये तो रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण है, परंतु देखेंगे कि यहाँ कितना चर होना चाहिए, दो चर, केवल यहाँ पर y बस चर बचा, तो कह सकते हैं ये तो बहुपद है, सॉरी समीकरण है, परंतु एक चर में है। इसी प्रकार से यदि आप थोड़े देर के लिए सोचेंगे बच्चों, इसी समीकरण में मान लो कि यहाँ पर कोई पूर्णांक लिख दिए और b की जगह 0 लिख दिए और c की जगह भी कोई पूर्णांक लिख दिए, तो क्या बचा बच्चों 2x प्लस वाई से 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो कह सकते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कहेंगे सर यहाँ पर दो चर है क्या, तो कहेंगे नहीं, अन्यथा हमको पता चला कि a और b को 0 नहीं कर सकते हैं, a और b 0 हो जाएगा, तो याद रखेंगे सर चूंकि a और 0 भी एक पूर्णांक के रूप में है, तो a और b अगर हम लोग 0 कर देंगे तो एक चर का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए p और x और y में सॉरी a और b में किसी का स्थान पर 0 नहीं हो सकता है। तो प्रथम दृश्य में हम लोग ये समझने की प्रयास किए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर द्विघात समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, ए बी सी, उसमें कोई वास्तविक संख्या पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक में ए बी सी ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं, उसमें से ए बी जैसे 7x प्लस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपको इसी फॉर्म में सजाना है। यदि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो इस बात को ध्यान से समझे होंगे। और क्या चीज देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, मैं एक चीज और समझाने वाला हूं, उसको देखेंगे। कहेंगे सर यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई कि ए बी सी हम लोगों ने लिख दिया, ये ए बी सी डी लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कहेंगे सर ठीक है, आगे समझाइए, आगे इस टेबल को समझना है, आगे इस टेबल को समझना है। हम लोग यहाँ तक सीखे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर कोई समीकरण लिखा हो जहां दो अलग अलग चर हो, चाहे पी क्यू ए बी सी डी एक्स वाई कोई भी हो, चर हो और ए बी सी कोई क्या हो पूर्णांक हो, तो वह दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, शर्त है कि a एंड b नॉट इज इक्वल टू क्या हो 0 हो। अब कहेंगे सर यहाँ पर दो समीकरण आ जाएंगे, दो समीकरण आ जाएंगे, जैसे कौन से समीकरण आ जाएंगे, अगर मान लो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, एक साथ एक और समीकरण आ जाए बच्चों ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसी परिस्थिति आ जाए, एक साथ ऐसा प्रश्न बने जिसमें दो समीकरण आ जाए, तब आप कहेंगे सर जी सर इसे क्या लिखेंगे a1, इसे b1 और इसे क्या लिखेंगे c1 और इसे क्या लिखेंगे सर a2 b2 और क्या लिखेंगे सर c2। ऐसा लिखना क्यों जरूरी होगा, चर तो क्या होगा कॉमन होगा, लेकिन दो समीकरण जब आ जाएंगे तो a1 और क्या लिखना पड़ेगा a2 लिखना पड़ेगा। सर बड़ी ध्यान से देखेंगे, इस बात को समझिएगा, जैसे वही चीज को यहाँ पर समझाया गया है कि यदि हमारे पास दो समीकरण हो जाए, दो समीकरण जैसे वो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस, ध्यान से देखेंगे a1x प्लस b1y सॉरी b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और फिर दूसरा हो जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस परिस्थिति में जब हमारा एक ऐसा प्रश्न आएगा, आगे प्रश्न में देखेंगे, जब दो समीकरण आ जाएंगे, है ना बच्चों, तो जब उसे हल करना पड़ेगा तो हम लोग इस तरह से डाटा बनाते हैं। जब हम लोग ग्राफीय विधि से दो समीकरण को, दो ऐसे कहेंगे पहेलियां होगी, दो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको हल करने के बाद हमें एक सामान्यतः जो कह सकते हैं सर कि
सम्मानजनक एक प्रश्न, एक क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर, उत्तर प्राप्त होगा उस पहेली का, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसके लिए हम लोग विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। उनमें से आज हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ विधि इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक 3 मार्क्स का ग्राफीय विधि से हल करने के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण के क्वेश्चन आएंगे। सर कहेंगे सर ये हमारे दैनिक जीवन में किस परिस्थिति में जरूरी होंगी, कह रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको पहेली नुमा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जैसे मान लिया जाए कि आप बाजार गए, बोले कि आप 2 केजी आलू लिए और 3 केजी प्याज लिए, उसका रेट हो गया मान लिया जाए, घर में बता दिए 50 रुपीज हो गया। फिर आप दूसरा दिन बाजार गए और बोले कि नहीं हम आज 1 केजी टमाटर लिए और फिर 4 केजी क्या ले लिए सर, आलू ले लिए, लेकिन आज का रेट हो गया 100। तो आप कंफ्यूज कर दिए, एक एक वस्तु का रेट नहीं बताए। तब इस परिस्थिति में हम लोग क्या कहने मानेंगे सर कि उसका अलग अलग रेट x और y, तो उसी को रैखिक 2 चर वाला रैखिक समीकरण को निरूपण करना कहलाता है। इसी पहेली को सॉल्व करने के लिए विभिन्न विधियां आप लोगों की पुस्तक में दी गई है। उनमें से एक ग्राफीय विधि है बच्चों, आगे हम लोग विलोपन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, है ना, प्रतिस्थापन उसी को बोला जाता है, विलोपन पढ़ेंगे, वज्र गुणन पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लेक्शन भी कहते हैं। तो देखेंगे आगे, ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे। आज हम लोग ग्राफ को सीखते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि जब 2 समीकरण दिए रहेंगे बच्चों तो किनका ग्राफ बनेगा और किस प्रकार ग्राफ बनेंगे और ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। मैं प्रथम बार बताना चाहता हूं कि ग्राफ कितने बार होते हैं बच्चों, 1, 2 और 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं। ग्राफ कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। कैसे कैसे ग्राफ होते हैं सर, एक प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है और एक संपाती ग्राफ होता है और एक समानांतर ग्राफ होता है। ग्राफ अब भली भांति आगे मैं सिखाने की प्रयास करूंगा। समानांतर ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ क्या होता है और संपाती ग्राफ होता है, देखेंगे। अब आगे प्रश्न देखेंगे बच्चों, देखेंगे कि अगर वो प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा तो उसका केवल एक ही हल होंगे, दोबारा हल नहीं होगा। हल का मतलब क्या होता है, वही शून्यक, है ना। अब देखेंगे अगर वह संपाती होगा तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और अगर वह समानांतर होगा तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। अब मैं खास बातें यहाँ पर समझाने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसे जब 2 समीकरण आ जाए तो कहेंगे सर इस प्रकार से ग्राफ होते हैं। आप मोस्टली समझिए, रफली मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर, ये इस प्रकार से ग्राफ होंगे बच्चे। हम लोग जानते हैं एक वर्टिकल लाइन होता है, एक ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, एक्स और क्या चीज y, है ना, सॉरी x और y'। एक और ग्राफ होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये x और ये क्या हो, सॉरी सर, ये क्या होगा, कहेंगे सर y और ये x लाइन, है ना बच्चों, ध्यान से देखेंगे। और हम लोगों के पास एक और ग्राफ खींच सकते हैं, थोड़ा छोटा छोटा मैं बना रहा हूं ताकि आप समझने की प्रयास करें, समझाने की दृष्टि से। कहेंगे सर ग्राफ से क्या सीखेंगे, इससे हल होता है बच्चों। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 2 ऐसे ग्राफ खींचे, सामान्यतः 2 ऐसे ग्राफ खींचे, और अगर ये आपस में प्रतिच्छेद कर गया तो कहेंगे सर 2 ग्राफ खींचा जाएगा, इसे प्रतिच्छेदी ग्राफ कहा जाता है। आप लोग 9th में थोड़ा बहुत खींचे होंगे, तो आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि जिस जगह पर 2 ग्राफ आपस में प्रतिच्छेद करते हैं वही उस समीकरण का, दोनों समीकरण का हल बिंदु होता है। मैंने क्या समझाया बच्चों, अभी मैंने इधर नहीं समझाया हूं, मैं ग्राफ बता रहा हूं। कहेंगे सर इंट्रोडक्शन में आप ज्यादा समय ले लेते हैं, बच्चों वही तो है। देखिए जितना देर आप चाय को बनाने में लगाएंगे, उम्मीद करते हैं जितना चीनी डालेंगे, जितना मन से बनाएंगे, पीने में उतना मजा आएगा। बच्चों वही कहानी है कि जीवन में सबसे पहले जैसे घर का नींव बनाते हैं हम लोग, तो ऐसे नहीं है कि नीचे वाला हम लोग नॉर्मल ईंट से जोड़ दिए और ऊपर पिलर देके मकान बना रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। मजबूत जो हम लोगों का जो नीचे वाला जो बेस होता है उसे मजबूत करना पड़ता है। बच्चों अगर बात होगी संपाती ग्राफ का, तो संपाती का मतलब ही पता चला कि एक ही में दोनों ग्राफ हो जाएंगे। एक ये ग्राफ अगर खींचे और देखेंगे सर एक इसी में एक और ग्राफ खींच दे तो दोनों ग्राफ एक ही में होगा। तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, सभी जगह पर प्रतिच्छेद हो रहा है। और जब हम लोग पैरेलल ग्राफ का बात करते हैं तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये क्या होगा, समानांतर होंगे, इस प्रकार ग्राफ होगा। मतलब ये दोनों का दोनों लाइन क्या होंगे सर, आपस में क्या होंगे सर, समानांतर होंगे।
खास बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें आप गांठ बांध लेंगे, कल आपका कंपटीशन हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो को अंत तक धैर्य बना के देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा आप ग्राफ अभी से पहले, इससे पहले नहीं सीखे होंगे। देखिए ये प्रतिच्छेदी ग्राफ है, दुनिया जान रही है कि आप दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेदी होगा। समपाती मतलब एक ही में दोनों ग्राफ एक ही में जाएंगे, उसे समपाती कहते हैं। पैरेलल का मतलब आप लोग पहले से जानते होंगे कि ऐसे दो लाइन जो कभी भी अनंत तक वह रेखाएं जो अनंत तक एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगे, उसे क्या कहते हैं बच्चों? समानांतर ग्राफ कहेंगे सर। अब इनमें से देखो संगत का मतलब क्या होता है? साथ साथ कहेंगे सर। आप कहेंगे सर इसमें से देखेंगे कि ये एक बार तो आपस में संगत हो रहे हैं, संगत का मतलब मिलना, तो कहेंगे एक बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये संगत हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमेशा संघ है सर, ठेठ में या फिर हम लोग झारखंडी भाषा में बोलते हैं संघ यानी फ्रेंड, दोस्त। तो कहेंगे सर ये तो आप देख ही रहे हैं सर कि एक ही ग्राफ में है, एक ही संघ है सर, है ना। तो ये तो हर जगह पे संघ है सर, इसी के संघ है सर, तो ये क्या हो जाएगा सर? संगत हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो क्या ये एक संघ है? ये हम लोग देखिए पैरेलल के मतलब ये कभी आपस में प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, तो ये कहेंगे एक संघ तो है नहीं सर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? असंगत, है ना। ग्राफ आप लोगों को बातें समझ में आ गई कि कौन संगत हो सकता है? तो कहेंगे सर दो संगत हो सकते हैं, प्रतिच्छेदी और क्या चीज सर? संपाती। ग्राफ से समझने की प्रयास कीजिए। और ये क्या हो सकता है? असंगत। कहेंगे ठीक है सर, बातें समझ में आ गई। संगत कब होते हैं? आप बताइए। संग कब होते हैं? जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, तो उसी का मतलब होता है संगत। तो कहेंगे सर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक जगह पे मिले, प्रतिच्छेद किए, ये संपाती है। आप कहेंगे सर हल बिंदु किसे कहते हैं? अब यहाँ पर अनेक बोला जा रहा है कि देखिए सर कि समानांतर, आप ये प्रतिच्छेदी ग्राफ, संपाती ग्राफ और समानांतर ग्राफ, यहाँ तक तो भली भांति आप समझ चुके होंगे। कहेंगे सर केवल एक हल है। अभी मैंने बताया बच्चों जहां पर दो ग्राफ आपस में प्रतिच्छेद करते हैं ना बच्चों, वही उस दोनों समीकरण का हल बिंदु होता है। तो देखेंगे सर जब प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा तो कितना टाइम आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है? केवल एक बार, केवल एक बार। इसीलिए इसका हल कितना होगा सर? केवल एक बार। कहेंगे आगे देखेंगे सर समपाती ग्राफ, कहेंगे कितना बार ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं सर? तो जितना टाइम आप आपस में जाएंगे, जितना दूर जाएंगे, एक ही साथ में जा रहे हैं, हर जगह पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो कितना हल हो सकता है सर? तो बताइए ना सर, अनेक हल हो सकते हैं सर। हम कह सकते हैं सर बहुत ज्यादा हल हो सकते हैं। तो अपरिमित रूप से उसी को क्या कहते हैं सर? अनेक हल। कहेंगे सर मैं बता रहा हूं, इससे बेहतर आप नहीं समझ पाएंगे, अब ध्यान से देखेंगे सर। कहेंगे सर समानांतर रेखा होगा, तो कहेंगे सर अभी मैंने एक बताया कि हल कब निकलेगा? जब दो रेखाएं आपस में क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ एक बार प्रतिच्छेद करें, एक हल निकला। यहाँ पर बहुत बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कहेंगे सर एक ही में तो दोनों है सर, तो एक दूसरे से तो मिलते ही जा रहे हैं, एक दूसरे को तो काटते ही जा रहे हैं, तो कितना दूर काटेंगे? अनंत तक। तो कितने हल होंगे? तो अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब यहां पर बच्चों ध्यान दे पा रहे हैं कि दोनों रेखाएं क्या है सर? समानांतर है। और अभी मैंने बताया कि जब तक रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तब तक हल नहीं होगा, तो ये एक दूसरे को तो कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, तो इसका कोई हल होगा? कहेंगे नहीं सर। अब आते हैं बच्चों इधर, कहेंगे सर खास बातें जो सीखने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज, ये चीजें नहीं सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से लिया गया है। आप इक्वेशन देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है कह सकते हैं, तुलना करा गया है। आप कहेंगे सर ये ax है, a1 मान सकते हैं, ये b1 मान सकते हैं, और इसे क्या मान सकते हैं? इधर कुछ भी नहीं है तो मान सकते हैं, है ना सर। प्लस 0 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। ठीक है सर, ध्यान से देखेंगे। इसे क्या मान सकते हैं? a2x, और इसे क्या मान सकते हैं बच्चों? b2y, और इसे प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी को तुलना करा गया है। देखो a1, देखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, c1, ये तुलना है बच्चों। ठीक है, कहेंगे सर a1, कहेंगे सर 1/3। देखिए a1 कितना है बच्चों? a1 कितना है? 3 है। a2 a1 कितना है? 1 है, और a2 कितना है? 3 है। कहां से सर? यहां से देखिए a1 कितना है? 1 है, और a2 कितना है बच्चों? तो कहेंगे 3 है। b1 कितना है सर? तो b1 कहेंगे -2 है, और क्या है सर? b2 कितना है सर? b2 4 है सर, और c कितना है सर? तो c कुछ नहीं था तो 0 था, और यहाँ पर c कितना है सर? -20 है। मेरे प्यारे बच्चों जब इसको देखें तो क्या a1 और a2 बराबर है? कहेंगे सर ये दोनों आपस में बराबर है,
नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि A1 A by A2 नॉट इज इक्वल टू B1। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीखना है सर। यानी दो ग्राफ को जब हम लोग प्रतिच्छेद करेंगे A1 by A2 नॉट इज इक्वल टू B1 by B2 होगा बच्चों, तभी वह ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। जैसे A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये A1 हुआ, कहेंगे ठीक है सर, बातें समझने की प्रयास कीजिए, है ना। कहेंगे सर ये क्या हुआ, A1 हुआ, ये क्या हुआ, B1 हुआ, और ये क्या हुआ, कहेंगे सर C इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, A2x हुआ, ये B2y हुआ, और ये प्लस C इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान से देखेंगे, A1 by A2 तुलना कीजिए, यहाँ पर समझिए 2/4, 2/4, 3/6 और -9/-8 सभी को काटिएगा बच्चों, तो क्या आएगा 1/2, इसे भी काटिए 1/2, इसे भी काटिए 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 बराबर है ना। कह सकते हैं ना कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 है। हाँ, अगर आप दो ग्राफ को तुलना करते हैं बच्चों और तीनों बराबर हो जाए, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, तो वह ग्राफ क्या होंगे सर, समपाती। इसी प्रकार से आप दो समीकरण को तुलना करेंगे बच्चों, जैसे ये समीकरण को देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो कहेंगे सर A1 by A2 B1 by B2, कहेंगे ठीक है, इसे भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ पर काटेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। कहेंगे सर 1/2 तो बराबर है, लेकिन 1/3 बराबर नहीं है। कहेंगे ये कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से सर A1 by A2, ये तुलना करना है हम लोगों को। दो समीकरण होंगे A1 A1, तभी मैंने समझाया था। आप कहेंगे ठीक है सर, बातें समझ में आ गई। कहेंगे सर A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 नॉट इज इक्वल टू C1 by C2। देखिए 1/2 1/2 बराबर है, लेकिन 1/3 इन दोनों के बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं 1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 नॉट इज इक्वल टू C1 by C2। तो कहेंगे सर ग्राफ क्या होंगे सर, समानांतर होंगे, है ना। तो जब आपको तीन चीजें याद रखनी है, प्रश्न इन्हीं से बनेंगे। किस परिस्थिति में ग्राफ संगत होंगे, तो कहेंगे सर प्रतिच्छेदी। जब हो सकता है A1 by A2 नॉट इज इक्वल टू B1 by B2, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, उसके केवल एक हल होंगे, और क्या होगा, संगत होगा। संगत का मतलब समझ में आ गई बातें, प्रतिच्छेदी होगा, तो ये क्या है बच्चों, तो कहेंगे सर संगत है। ये भी क्या है बच्चों, तो कहेंगे सर ये भी क्या है, संगत है। और ये क्या है, तो कहेंगे सर असंगत है, कहेंगे असंगत है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, असंगत है, तो कहेंगे कितने संगत है, दो संगत है। किस किस परिस्थिति में, संपाती में। संपाती कब होता है, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। प्रतिच्छेदी कब होता है, A1 by A2 नॉट इज इक्वल टू B1 by B2। समानांतर कब होता है, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 नॉट इज इक्वल टू C1 by C2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर दिस चैप्टर। बच्चों यहां तक हम लोगों ने भली भांति इंट्रोडक्शन करने का प्रयास किया। अगर आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे, फिर मजा आ जाएगा पढ़ने में। मैं सिखाऊंगा आराम से कैसे ग्राफ खींचा जाता है, एकदम आसान वे में, क्योंकि 12th में आपको यहाँ पर 2 ग्राफ खींचनी है। आप 9th में 1 ग्राफ खींच के आए होंगे, 11th 12th आप फिजिक्स पढ़ेंगे या मैथ पढ़ेंगे, तो उसमें आपको यही ग्राफ को खींचना पड़ेगा, है ना। देखेंगे सर, ध्यान से देखेंगे, वहां पर 3 इक्वेशन होंगे सर, है ना। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर ये है। पहले इसे हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करने की प्रयास करेंगे, है ना। केवल हम लोगों को इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। पहले कहता है, जैसे मैंने बताया था कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये पहेली जैसे क्वेश्चन है सर, है ना। आपको जब तक 2 समीकरण नहीं दी जाएगी तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे बच्चों ध्यान से देखेंगे, लेट, है ना, मानते हैं कि 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य, यहां पर जो बातें बोल रहा है, कह रहा है बच्चों 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य कितना है सर, 50। यहाँ पर आपको पता चला कि 1 पेंसिल का मूल्य और 1 कलम का मूल्य कितना है, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि 1 पेंसिल का मूल्य कितना सर, है ना, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, पहले पेंसिल है, कहेंगे हाँ जी, एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं सर, कितना है, 100 रुपए। आप PQ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्या है सर, कलम है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है। एक कलम का यहाँ पर समझेंगे बच्चों मूल्य कितना मान लेते हैं सर, तो कहेंगे सर Y रुपए, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना सर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, तो क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार, कहेंगे अकॉर्डिंग टू प्रश्न। ध्यान से देखेंगे,
कहेंगे बच्चों शुरू में वो कितना लिया है 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना है 1 रुपए, तो कितना हो गया सर 5 पेंसिल का दाम, कहेंगे सर 5x रुपए। कहेंगे भाई नहीं समझ में आया सर, अच्छा समझाइए। जैसे एक पेंसिल का दाम कितना मान लेते सर यहाँ पर 5 रुपीज, कहते एक पेंसिल का दाम कितना मान लेते हैं 5 रुपीज, कहते हैं ना 25 रुपीज हो गया सर। और फिर एक पेंसिल एक 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 पेन का भी दाम मान लेते हैं 5 रुपीज, तो फिर 25 25 कितना हो जाता है 25, तो दोनों का मान कितना हो जाता है 50। कहेंगे सर यही आंसर है, ना सर ऐसे नहीं है, पहले इसे समझने की प्रयास करें। अभी हम लोग माने हैं कि एक पेंसिल का दाम कितना है सर, तो कहेंगे 1 रुपए, तो 5 पेंसिल का दाम 5x रुपीज, और कहता है कि इसमें कितने पेन खरीदे हैं सर, एक पेन यानी एक कलम का दाम कितना है y रुपए, और कितने कलम खरीदे गए हैं 7, तो कहेंगे सर 7 कलम का दाम कितना है सर, तो कहेंगे सर 7 क्या चीज सर 7y, और इन दोनों को मिला के कितना रुपीज है बच्चों 50 रुपीज। इसी को हम लोग सुसंगत लिखेंगे यहाँ पर कि प्रश्न के अनुसार 5 पेन, एक पेन का दाम कितना हुआ, बातें समझ में आ गई ना, एक पेन का दाम 1 रुपए, तो 5 पेन का दाम, एक पेन का 10 रुपए, तो 5 नहीं 50, एक पेन का दाम 1 रुपए, तो 5 इंटू एक्स 5x, और फिर कितना होगा 7 कलम, तो एक कलम का दाम y रुपए, तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा सर 7 इंटू वाई, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 7y, कहेंगे सर 50 रुपीज। हाँ जी ठीक है। फिर ये मान लेते हैं ये सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ये हमारा प्रथम इक्वेशन हो गया। दूसरा कहेंगे सर ध्यान से देखिएगा, फिर कहता है कि वो बाजार जाता है और अभी कितना पेंसिल खरीदता है बच्चों 7 पेंसिल और 5 कलम, और अभी टोटल कितना पैसा देता है 46 रुपए। कहेंगे ठीक है सर, एक पेंसिल का दाम फिर से हम लोग कितना माने हैं 5x, कहेंगे ठीक ठाक सर। कहेंगे सर एक पेंसिल का दाम 5x है और 7 पेंसिल खरीदेंगे तो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 7 पेंसिल खरीदेंगे और एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है तो 7 इंटू एक्स 7, और एक कलम का दाम y रुपए है और अभी पेन कितना खरीद रहे हैं 5, तो 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 5y, टोटल कितना रुपया हो गया सर 46 रुपए। ये हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण आया बच्चों। अगर आप इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, ये ax हुआ और ये by हुआ है ना, और अगर हम लोग कह सकते हैं सर और थोड़ा सा इधर लेके आएंगे तो 50 क्या हो जाएगा सर c हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ 50 इधर आएगा तो 46 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। कहेंगे सर जी सर ध्यान से देखेंगे, क्या हम लोग चेक करने के प्रयास करते हैं, कहेंगे तब अगर हम लोग देखेंगे कि यह ग्राफ ये किस प्रकार के ग्राफ हो सकता है, कहेंगे सर a1 बाई a2 है ना, a1 कहिएगा सर ये a1 हुआ c1 हुआ, ये जो होगा a2x होगा और ये क्या हो जाएगा b2y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर c2 हो जाएगा। जैसे आप लोग समझ लीजिए ये क्या हो जाएगा सर c1 हो जाएगा, तो कहेंगे ठीक है सर यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। a1 बाई कहेंगे सर 5 अपॉन कितना सर 7, और फिर कहता है कि b1 अपॉन b2 चेक करेंगे सर, तो b1 अपॉन b2 चेक करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो कहेंगे सर ध्यान से देखिएगा b1 कितना है सर ये a1 b1 और c1, b1 कितना है सर तो कहेंगे 7 अपॉन कितना सर 5। अतः हम लोग कह सकते हैं ना बच्चों कि a1 ध्यान से देखिएगा यहाँ पर a1 बाई a2, यही से पता चल गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो अतः कह सकते हैं ना कि अतः a1 बाई a2 नोट इज इक्वल टू कितना है सर b1 बाई b2, इसलिए यह क्या है सर संगत ग्राफ है, कह सकते हैं संगत। और कैसा ग्राफ है सर प्रतिच्छेदी ग्राफ है, कैसे ग्राफ है प्रतिच्छेदी ग्राफ है। आगे इसका हल हम लोग कोशिश करेंगे ग्राफीय विधि से हल करने का। अभी सिर्फ हमने सीखा कि कैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सुसंगित करते हैं, है ना बच्चों। अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो जरूर इसे वीडियो को पॉज करेंगे या बैक करेंगे और एक बार जरूर देखने की प्रयास करेंगे। बच्चों आगे देखेंगे, प्रश्न को हल करेंगे, कहेंगे सर ये कहाँ से आया। बच्चों मैंने अभी समझाया कि जब हम लोग 2 समीकरण को तुलना करेंगे और a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो वह कैसे ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी होगा, प्लस क्या होगा संगत होगा, एक साथ होगा, उसका एक हल होंगे, है ना सर। कहेंगे सर अगर इसे हम लोग हल करने की प्रयास करेंगे, जैसे और भी प्रश्न है उससे पहले हम लोग हल करने की प्रयास करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये हल कैसे हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। यहीं पर बोलता है कि पहले तुलना करिए और बताइए कौन संगत है और कौन असंगत नहीं है। मैंने अभी समझाया कि अगर वह ग्राफ क्या होगा, कहेंगे सर एक चीज याद रखिए, अगर वह प्रतिच्छेदी होगा, है ना, कैसा ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। तो प्रतिच्छेदी ग्राफ क्या होगा, संगत। संगत का मतलब समझाया साथ साथ, ध्यान से वीडियो पीछे करके देखेंगे। संपाती, संपाती का मतलब एक ही साथ होगा, संपाती ग्राफ होगा। संपाती ग्राफ का अर्थ भी क्या होगा, तो कहेंगे सर संगत होगा। और अगर वो समानांतर होगा, समानांतर, समानांतर यहाँ पर अगर वो समानांतर ग्राफ होगा, तब एक शर्त बनता है केवल असंगत होने का, ठीक है। और इसके लिए क्या है, तो पहला के लिए a1 बाई शर्त क्या है, a2 नोट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b2, है ना। अभी हम लोग सीखे a1 बाई a2 नोट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b2। आगे देखेंगे, है ना। फिर देखेंगे अगर दूसरा का क्या शर्त है बच्चों, कहेंगे सर a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 बाई b2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1 बाई c2। और समानांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, कहेंगे सर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नोट इज इक्वल टू c1 बाई नोट इज इक्वल टू c1 बाई क्या होना चाहिए, कहेंगे सर नोट c1 बाई क्या होना चाहिए, c2। क्या होने के लिए, समानांतर, है ना बच्चों। ध्यान से देखेंगे ये चीजें, कहेंगे हाँ जी पहले तो चेक कर लेते हैं। ध्यान से 1 से 2 क्वेश्चन मैं बनाता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 1 नंबर हमारे पास क्या है, कहेंगे सर 5x। ध्यान से देखेंगे, बड़ी मजेदार प्रश्न बनते हैं बच्चों। 4y उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, 8 इज इक्वल टू 0 है। और कहेंगे सर हमारे पास क्या है, कहेंगे सर 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसे जब तुलना करेंगे बच्चों, तो इसे लिखेंगे ना a1x प्लस क्या लिखिएगा, b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छे बच्चे हैं, समझ में आ जाएगा। कहेंगे सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तब कह सकते हैं ना गुरु लोग, चेक करना है यहाँ पर कि ये क्या है, तो कहेंगे सर a1 बाई a2। ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला है, वादा किया आप लोगों से कि कैसे इसे आसान विधि में हल करेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों। देखेंगे आप अच्छे बच्चे देख पा रहे हैं, ये प्लस है, प्लस है। कहेंगे सर प्लस 5 अपॉन कितना हो गया, 7, कॉमा। कहेंगे सर b1 अपॉन b2 चेक करिएगा, कहिएगा हाँ जी। कहेंगे b1 अपॉन b2, कहेंगे b1 कितना है सर, -4, और b2 कितना है सर, 6। बच्चों आप दोनों को कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं, कहेंगे नहीं है सर। अब बराबर नहीं है तो अतः यहां पर लिखना पड़ेगा बच्चों कि a1 बाई a2। ध्यान से देखिए कहां से लेके आए हम लोग, a1 बाई a2 नोट इज इक्वल टू कितना है बच्चों, a1 बाई a2 नोट इज इक्वल टू b1 बाई b2 है। इसलिए अब देखो ये वाला शर्त आया, तो कहेंगे सर यह कैसा ग्राफ है, प्रतिच्छेदी है। कैसा ग्राफ है, प्रतिच्छेदी ग्राफ, प्रतिच्छेदी ग्राफ तथा, प्रतिच्छेदी ग्राफ है तथा उसके साथ साथ क्या होगा, संगत है ना। तो प्रतिच्छेदी और क्या होगा, संगत। आगे हम लोग ग्राफ बना के देखेंगे कि कैसे प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। आगे प्रश्न है उसे देखेंगे, पहले यहां पर समझेंगे बच्चों ना। ये एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार आप प्रश्न को बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगी। यहां पर प्रश्न को देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहते हैं सर 2 उठाते हैं बच्चों, यहां तक आपके समझ में आ जानी चाहिए। कहेंगे सर 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू कितना है सर, 0। कहेंगे ठीक ठाक सर, यहां तक समझ में आ गई। 18x प्लस क्या चीज सर, 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। जो भी बच्चा को नहीं समझ में आ रहा, मैं उसके लिए ऐसे लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जो भी बच्चा है इसे क्या लिखेंगे सर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर हेयर, है ना। आप कहेंगे हेयर, कहेंगे ठीक है सर। तो कहेंगे a1 बाई a2 पर पहले हम लोग को तो यही तो जुगाड़ है, यही तो फॉर्मूला है, इसी से चेक करना पड़ेगा ना। अब आगे जाएंगे तो मुंह जबानी करनी पड़ेगी आपको। a1 बाई a2 कोई अच्छे बच्चे होंगे तो 1/2 है ना। ये क्या ग्राफ हो सकता है, कहेंगे सर a1 बाई a2। कहेंगे 9 अपॉन कितना सर, 18 इज इक्वल टू 1/2। ठीक ठाक। आगे देखेंगे सर, ध्यान से देखेंगे बच्चों। कहेंगे ठीक है सर, देखेंगे फिर देखेंगे कॉमा b1 बाई
B2 इज इक्वल टू कहेंगे सर, कहेंगे B1 कितना है 3 है और ये कितना है 2 है, कहेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ तक ठीक ठाक है सर। आगे देखेंगे बच्चों, आगे क्या कहानी है, कहेंगे सर C1 बाई C2, C1 चूंकि ये दोनों बराबर आ गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता है हमें, कहेंगे सर कितना है 12 बटा कितना है सर 14, इसको तोड़ेंगे तो 6 बटा कितना आएगा सर 7। कहेंगे बच्चों क्या मिला हम लोगों को, तो कहेंगे ना ये मिला सर, हेंस करके देखिए सर A1 बाई A2, कहेंगे ठीक है सर ये और ये दोनों बराबर है, लेकिन ये और ये दोनों बराबर नहीं है, तब क्या प्राप्त हुआ सर A1 बाई A2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 तो है सर, लेकिन नोट इज इक्वल टू क्या है सर C1 बाई C2 है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों किससे कंपेयर हुआ, कहेंगे थर्ड वाला से सर, है ना थर्ड वाला, तो ये कैसा ग्राफ होगा सर, तो समानांतर ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, यह ग्राफ क्या होगा, यह क्या ग्राफ होगा, समानांतर होगा सर, कैसा ग्राफ होगा, समानांतर ग्राफ है ना सर, तथा क्या है सर असंगत है, हमसे पूछा क्या था संगत और असंगत, तो क्या लिखिएगा समानांतर, यह समानांतर ग्राफ तथा क्या होगा सर असंगत होगा, ये हमारा प्रश्न का हल है। कहेंगे सर कैसे पता चला, आप देखिए 1/2 1/2 और 6/6 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। बच्चों ये थर्ड नंबर आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि आप यहाँ तक कि डायरेक्ट कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और कौन सा ग्राफ प्रतिच्छेदी नहीं होगा। बच्चों बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को समझाया जा रहा है, उम्मीद करते हैं वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ठीक है, कहता है कि यहाँ पर भी तुलना करके बताइए कि कौन सा रैखिक समीकरण संगत है या असंगत है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, मैंने यहाँ पर और यहाँ पर बच्चों क्या बोला है ना सर संगत है, कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा है, बस आपसे जो पूछा है वो लिखिए। कहेंगे सर एक प्रश्न मैं इससे हल करूंगा बच्चों, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। 2y और इज इक्वल टू कितना है सर 5 है, कहेंगे ठीक है सर ये इक्वेशन 1 है मान लेते हैं, कहेंगे ठीक है, और नेक्स्ट कितना है सर, तो कहेंगे 2x माइनस कहेंगे सर 3y इज इक्वल टू कितना सर 7 इक्वेशन 2। कहेंगे सर इसे हल कैसे करेंगे, बच्चों आप पीछे आप ध्यान से देख लेंगे है ना, इसे क्या मान सकते हैं, कहेंगे सर ध्यान से देखेंगे तो क्या मान सकते हैं A1x, इसे क्या मान सकते हैं B1 और इसे क्या मान सकते हैं C1, इसे क्या मान सकते हैं बच्चों, कहेंगे सर इसे मान सकते हैं है ना, इसे मान सकते हैं हम लोग, ठीक है सर A2x प्लस इसे क्या मान सकते हैं है ना सर, ध्यान से देखेंगे इसे क्या मान सकते हैं बच्चों, ठीक है इसे मान सकते हैं हम लोग, इसे मान सकते हैं A2x, इसे मान सकते हैं B2y प्लस इसे मान सकते हैं C2। मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा, तो कहेंगे सर A1 अपॉन A2, ध्यान से देखेंगे A1 कितना है बच्चों, तो कहेंगे 3 और B1 कितना A2 कितना है 2, कहेंगे सर B1 अपॉन B2 फाइंड आउट कीजिए, अब देख के करेंगे अब है ना, +2 अपॉन कितना है सर -3, अतः हम लोग दोनों चीज को देखें तो पता चल गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो कहेंगे सर A1 बाई A2 नोट इज इक्वल टू क्या है सर B1 बाई B2 है सर, इसीलिए यह कैसा ग्राफ होगा सर संगत होगा सर, है ना, संगत क्यों होगा बच्चों, संगत होगा, तो कहेंगे सर यह संगत होगा, क्यों होगा संगत, मैंने अभी समझाया था, आप ये भी नोट देख लेंगे और पीछे वाले भी नोट देख लेंगे कि संगत किस परिस्थिति में होता है, प्रतिच्छेद होगा तो वह ग्राफ क्या होगा बच्चों संगत होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होगी। जैसे चौथा है ना सर, चौथा हमारे पास क्या है, कहेंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 है, तो 11 को -11 इज इक्वल टू 0 प्लस है तो लिख सकते हैं, और हमारे पास -10x थोड़ा 6y अब फास्ट -22 है तो इधर लिख के क्या लिख सकते हैं 0, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः हेंस ध्यान से देखेंगे है ना सर A1 बाई A2, अब तो थोड़ा सा हो जाइए ना, ये प्लस A1 बाई A2 कहेंगे सर +5 अपॉन कितना सर -10, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 5 1 जा 5 और 5 2 जा -2, कहेंगे सर A2 बाई हाँ सॉरी B1 बाई क्या हो जाएगा सर B2, B1 कितना है सर -3 का क्या चीज सर 6, -3 का क्या चीज सर 6, काटिए सर 1 1 अपॉन 1 1 2 जा क्या चीज सर
थ्री, 3 2 6, कहेंगे यहाँ तक तो ठीक है सर। और C1/C2 फाइंड आउट कीजिए, तो कहेंगे सर माइनस के 11 और माइनस का 22, तो कहेंगे 1/2 माइनस का, तो कहेंगे सर अतः हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा सर, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं देन, है ना। अब कहेंगे सर हेंस, है ना, हेंस क्या लिखिएगा सर, कहेंगे सर A1/A2, माइनस प्लस ऊपर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में ही माइनस है, 2 से 1 को भाग देंगे माइनस ही होगा, तो A1/A2, और आगे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, B1/B2, है ना, एंड C1 क्या है बच्चों, C2। इसलिए यह कैसा ग्राफ है, कहेंगे सर ऐसा होता है तो संपाती होता है, संपाती ग्राफ होगा, है ना, और संपाती ग्राफ होगा, है ना सर, संपाती ग्राफ होगा, है ना, इसलिए यह क्या होगा सर, इसलिए, है ना, इसलिए संपाती होगा, तो इसलिए यह उसके साथ साथ क्या होगा, संगत भी होगा सर। तो संपाती का मतलब तो एक ही साथ होता है ना, मतलब मैंने समझा था कि संगत मतलब एक साथ। बच्चे ये चीजें आप लोग कर लेंगे। आगे देखते हैं, अब आता है मजेदार सीखने वाली चीजें। पहले यहाँ पर चेक करना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। संगत वाला ही प्रतिच्छेद करता है, तो उसी का हम लोगों को क्या करना है, हल निकालना और ग्राफ खींचना है। जैसे बच्चों ध्यान से देखेंगे, एक आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास x प्लस है, कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस, तो 1x + 1 और 1y + 1 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 है बच्चों। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तक बातें हो गई, कहेंगे ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ गए हैं सर, ठीक है, कहेंगे ठीक है सर, इक्वेशन 1। आगे देखेंगे सर, कहेंगे सर यहाँ पर 2x प्लस, ध्यान से देखेंगे, प्लस का 2y इज इक्वल टू, कहेंगे सर कितना है सर, 10 है, इक्वेशन कितना हो गया सर, 2। ध्यान से देखेंगे, अभी मैंने सिखाया था यहाँ पर करने के लिए, हेयर, है ना, A1/A2, कहेंगे सर क्या होगा, तो 1/2, देखेंगे 1/2, कहेंगे सर मैंने पीछे बहुत पहले डिटेल से सब पीछे सिखा चुका हूँ, 1 भी कितना है सर, कहेंगे सर 2 है सर, एंड C1/C2 जब इसे आप देखेंगे तो 5 कितना है सर, 10 इज इक्वल टू 1 कितना है सर, 2 है सर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, क्या देख पा रहे हैं सर, कहेंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, इसलिए यह कैसा ग्राफ होगा, तो कहेंगे सर संपाती होगा। क्या होगा, संपाती, संपाती तथा क्या होगा सर, संगत होगा, संगत ग्राफ होगा, ठीक है। अब संगत ग्राफ है तो हमें इसे क्या खींचनी है, ग्राफ भी खींचनी है। कहेंगे सर कैसे ग्राफ खींचा जाता है, चलिए समझाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे। संपाती कैसे होगा बच्चों, कहेंगे सर चूंकि अभी मैंने सिखाया था कि संपाती होने के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, C1/C2। मैंने यहाँ भी समझाया था और यहाँ भी समझाया था। देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, कहेंगे सर कैसे कैसे लाए, तो तुलना करके लाए, और आप लोग इतना दूर तक समझ पा रहे होंगे कि कैसे लाए। कहेंगे सर, है ना, अब लिखते हैं यहाँ से सर, सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम, है ना बच्चों, ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम, है ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से बनाते हैं। कहते हैं कि इक्वेशन 1 क्या है सर, कहेंगे x + y इज इक्वल टू कितना है सर, 5। इसका हल निकालना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू 5 माइनस क्या चीज सर, x। जो बिल्कुल नए बच्चे होंगे उसे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना, और जो बच्चे थोड़ा सा क्या होंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा पहले पढ़े होंगे उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा सर। हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, पहला समीकरण है, इक्वेशन 1 से लिखे हैं, इसीलिए कहेंगे सर x + y इज इक्वल टू 1x, कोई दिक्कत नहीं, 5 है। आप y से कंपेयर कीजिए, प्लस x को उठा के लेके जाएंगे -x। बच्चों यहाँ पर ही आप लोगों को क्या निकाला जाता है, हल निकाला जाता है। कहेंगे ठीक है सर, आप 2-3 हल जितना निकालना चाहे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2 हल जरूर निकालिए, है ना, 2 हल निकालेंगे तभी समझ में आएगा। बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो अच्छे बच्चे होंगे वो एक बार में समझ में आ जाएगा। कहेंगे सर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर x की जगह 0 रख दे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। x की जगह अगर 2 रख दे बच्चों, क्या रख दे, 2, तो 5 भी 2 घटाएंगे तो y का ही तो वैल्यू आएगा। ऐसे कैसे, ध्यान से देखेंगे, 5 और x के जगह क्या रखना चाहते हैं, 2, तो कितना आया, y, 2 रखने पर कितना आया बच्चों, 3 आया। तो कहेंगे सर इसी की जगह अगर और कुछ भी रख ले, कहेंगे सर 4 रख ले तो कितना हो जाएगा,
1, 4,1। कहेंगे ठीक है सर। अब नाउ फिर से देखेंगे बच्चों, मैं साइड होके लिख रहा हूँ, किससे सर? तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या चीज सर? 2, है ना। समीकरण किससे बच्चों? तो कहेंगे सर 2 से। समीकरण 2 उठाइए, कहाँ पर है बच्चों? ध्यान से देखेंगे। 2x प्लस क्या है सर? 2y इज इक्वल टू कितना है सर? 10 है। कहेंगे सर 2 कॉमन कीजिए ना सर। 2y इज इक्वल टू कितना है सर? 10 है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो कह सकते हैं y बराबर 10 माइनस क्या चीज सर? सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे सर 2 बच्चे कितना सर? 10, 5 हो जाएगा बच्चों। तो y इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 5 माइनस एक्स। बस मैं सिखा रहा हूँ, अभी मैथ नहीं बना हुआ है, अभी मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए दोनों इक्वेशन क्या हो गया सर? समान हो गया। तो दोनों इक्वेशन समान हो गया, इसीलिए तो यह कैसे ग्राफ होंगे सर? समपाती। कहेंगे सर कुछ भी मान ले लीजिए आप, x के जगह ये x है और ये क्या है? y है। x के जगह 2 ले लीजिए तो कितना बचेगा सर? 3 है। x के जगह क्या ले लीजिए सर? कुछ भी ले लीजिए। x के जगह 5 ले लीजिए तो कितना बचेगा? 0। 5 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 0। x के जगह क्या ले लीजिए बच्चा? 1 ले लेते हैं। x के जगह क्या ले लेते हैं? 1। तो यहाँ क्या बचता है सर? 4। कहेंगे कुछ भी हो सकता है जी सर, है ना। केवल अब देखेंगे हम लोग अलग अलग बिंदु से भी काटेंगे तो भी क्या होगा सर? एक ही में कटेगा। कहेंगे हाँ सर, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई कि 0 रखे, 5 रखे तो 5 में 2 रखे तो 2 में x में 2 रखे तो 2 में 5 घटाए तो y की वैल्यू 3 आया। x की जगह 5 रख दिए तो 5 घटाए तो 0 आया। अब इन्हीं समीकरण को यहाँ पर मान को पुट करा जाता है बच्चों। कहेंगे वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं, धैर्य बना के रखेंगे, आप देखेंगे इसे, है ना। एक स्केल ले लेते हैं बच्चों, हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहले तो हम लोग ये बातें समझ लेते हैं कि पहला बिंदु इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे। पहले बोलता है कि एक अक्ष में कितना लेना है सर? 0। तो एक अक्ष का बिंदु कितना होगा बच्चों? कहेंगे सर एक अक्ष का बिंदु हमारे पास कितना हो गया बच्चों? कहेंगे 0। एक अक्ष में 0 और y अक्ष में 5, प्लस का 5 कहाँ है बच्चों? ये हो गया पहला बिंदु। मान लेते हैं ये हमारा 0 कॉमा कितना हो गया? 5। कहेंगे सर दूसरा, कहेंगे सर एक अक्ष में 2। बच्चे यहाँ तक आप अगर 10वीं के बच्चे हैं तो जरूर समझेंगे। एक अक्ष में 2 और y अक्ष में कितना बोलता है बच्चों? 3। तो कहेंगे ग्राफ पेपर आप लेके बनाएंगे। ये कहाँ से आता है? ये ग्राफ है, आपके ग्राफ कटा हुआ होगा, ठीक है। और नहीं है तो आप इसे ग्राफ ऐसे कॉपी एग्जाम में भी आएंगे, आपको स्केल से ऐसे खींचनी पड़ेगी, ये नंबर आपको बैठानी पड़ेगी कि इधर की दूरी याद रखिएगा। इससे पहले वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अच्छा से समझा चुके हैं, बहुपद में भी। और अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 7.2 मैंने पढ़ा रखी है। अब जो हमारे जो यूट्यूब फैमिली यूट्यूब चैनल का जो हमारा जो यूट्यूब फैमिली है उसका जो चैनल है उसमें जाके आप विजिट कर सकते हैं बच्चों। इस बिंदु का नाम क्या होगा? तो x अक्ष में 2 और y अक्ष में कितना बच्चों? 3। देखिए ना, x में 2 और y में 3। आप कहेंगे सर y का मान कितना है? कहेंगे 4 है। कहेंगे y का मान कितना? 4। और कहेंगे एक और y का सॉरी x का मान कितना सर? 4 और y का मान प्लस का 1। तो प्लस 1 है तो प्लस 1 ये है बच्चों। कहेंगे सर यहाँ पर आया, है ना। तो कहेंगे 4 कॉमा क्या आया सर? 1 आया। पहला इक्वेशन से हम लोग ये खींचे सर। आप स्केल ऐसे रखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा स्केल हुआ, ठीक है। आप स्केल से ऐसे सीधी लाइन खींचने की प्रयास करेंगे। ये एक हम लोग ग्राफ पेपर में एक क्या खींचे बच्चों? ग्राफ खींचे बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या खींचाया? कहेंगे सर ये पहला ग्राफ खींचाया, है ना। पहला ग्राफ हम लोगों के पास ये आया। कहेंगे ठीक है सर। नेक्स्ट वाला सर, नेक्स्ट वाला को हम लोग देखते हैं सर कि इस लाइन से प्रयास करते हैं, है ना। फिर बोलता है कि एक अक्ष में 2। कहेंगे सर एक अक्ष में 2, y अक्ष में कितना सर? 3। कहेंगे ठीक सर, 2 कॉमा क्या चीज सर? 3। एक अक्ष में 5। कहेंगे एक अक्ष में 5, एक अक्ष में 5, हाँ जी, एक अक्ष में 5, y अक्ष में 0। तो 5 और y अक्ष में ये हमारा 0 बिंदु है। तो कहेंगे 0 हो गया सर। तो कहेंगे 5 कॉमा 0 हो गया सर, है ना। ये भी एक हमारा क्या आया? बिंदु आया। कहेंगे सर एक अक्ष में 1, एक अक्ष में ये 1 और y अक्ष में कितना बोलता है बच्चों? 4। 1 कॉमा कितना बच्चों? 4। कहेंगे सर इसका भी जब ग्राफ खींचे हम लोग तो कहेंगे सर सेम वही आया सर। कहेंगे देखिए तो ये रेड वाला में ही तो ग्राफ खींचा गया सर। रेड और क्या आया बच्चों? कहेंगे सर
रेड और हमारे पास जो ब्लू कलर में हम लोग खींचे, दोनों ग्राफ एक ही में आया। तो ये ग्राफ क्या बना बच्चों? समपाती ग्राफ बना। बच्चों अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है कहाँ से आ रही है, तो आप 9th क्लास का जो एक्सरसाइज है उसे आप जरूर करेंगे। बच्चों ध्यान से देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अलग अलग बिंदु, अलग अलग हल इसीलिए यहाँ पर लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अगर ये प्रश्न नहीं समझ में आता है तो चलिए एक और प्रश्न बनाने की प्रयास करते हैं बच्चों, जो प्रतिच्छेदी होगा। पहले ग्राफ से चेक कर लेते हैं कि कौन प्रतिच्छेदी हो सकता है। ठीक है, 1/3 है ना सर, 1/2 है ना, 1/3 और 1/3 और 1/2, वो तो नहीं बनेगा बच्चों, ये तो ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये असमानांतर ग्राफ बनेगा, तो उसे बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को संगत वाला का ग्राफ खींचना है ना। कहेंगे सर यहाँ पर देखेंगे 1/2 और 1/-2 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 3 को देखते हैं हम लोग बच्चों, जो ग्राफ खींचने लायक बन रहा है। देखेंगे 1/2 और 1/-2 जो बराबर नहीं है बच्चों। ठीक है, और ये 2 2 2 ये तो क्या है, देखिए ये हमारा क्या है सर, बराबर है। 1/2 1/2 और 1/5, ये भी क्या है सर, समानांतर ग्राफ है। ये और ये बराबर हो रहा है, केवल ये प्रतिच्छेदी है। कौन? 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 और 4x - 2y इज इक्वल टू 4। कहेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं सर, इस ग्राफ में बनाने के प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सर, क्यों 3 को लिए सर? प्रतिच्छेदी इंपॉर्टेंट है, ये सीखना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन क्या है बच्चों? 2x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है बच्चों? 1 है ना। और क्या है? कहेंगे सर 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4y, 4x - 2y - 4y इज इक्वल टू 0। 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर है ना सर 2x + 6y - 2 इज इक्वल टू 0। शायद मिस्टेक हो रहा है, देखेंगे 2x + y - 6 है बच्चों। ठीक है, 4x + y - 6 इज इक्वल टू कितना है? 0 है। ये हमारा इक्वेशन क्या हुआ बच्चों? 1, और ये क्या हुआ? इक्वेशन 2 हुआ। ये सीखने योग्य क्वेश्चन है, फिर से मिला लेते हैं एक बार कि 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। और देखेंगे बच्चों 4x - 2y, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं सीधी सी बात है, आप इसे तुलना करेंगे हेयर। आपको जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे, है ना, कि a1/a2। कहेंगे सर 2 अपॉन कितना है? 4 है, जब काटेंगे तो 1/2 आएगा। एंड आगे देखेंगे सर, है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। कहेंगे ठीक है सर। b1/b2, कहेंगे ठीक है। b1 कितना है सर? 1 है। और b2 कितना है सर? तो नीचे y के साथ क्या है सर? -2 है। अतः हम लोग कह सकते हैं ना, हेंस ध्यान से देखिएगा, ये a1/a2 नोट इज इक्वल टू क्या है सर? b1/b2। तो दोनों बराबर नहीं है बच्चों, तो यह ग्राफ हो सकता है ये प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, है ना। इसलिए यह क्या है? यह क्या है बच्चों? संगत है। ध्यान से देखेंगे, यह क्या है बच्चों? संगत है। इसे आप लोगों का कोशिश करना है, ये आप लोगों को क्या रहेगा? होमवर्क, है ना। आगे जो VBI क्वेश्चन है बच्चों, उसे हम लोग बनाने की क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है बच्चों? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई, पहले तो आप देखेंगे कि आयताकार बाग बनाते हैं हम लोग, है ना सर, आयताकार बाग बनाते हैं। कहेंगे सर ये हमारा एक आयत हुआ। कहेंगे ठीक है सर। आयत का मतलब आप लोग को पता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर A हो, B हो, C हो और क्या हो सर? D हो सर। कहेंगे कि इसका, है ना सर, बोलता है कि चौड़ाई, लंबाई से, इसकी चौड़ाई से लंबाई, अगर चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर है सर, ध्यान से देखेंगे तो चौड़ाई x मीटर है बच्चों, तो लंबाई इससे, चौड़ाई से लंबाई कितना मीटर अधिक है? तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा सर? L = x + 4 मीटर है। कहेंगे सर कैसे? बताइए सर, चौड़ाई यानी बेस इसका कितना है? मान लेते हैं कि x मीटर है,
यहाँ तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन बोला है, हम बोले कि आपके पास जितना पैसा है उससे मेरे पास 4 रुपए अधिक है। आप बोले मेरे पास 10 रुपए है तो मेरे पास 14 रुपए हो जाएगा। आप बोले x रुपए है तो मेरे पास x प्लस 4 रुपए होगा। यह नहीं समझ में आया। आप बोले कि मेरे पास 10 रुपए है और हम बोले आपके पास से मेरे पास 4 रुपए अधिक है, तो कहेंगे जी सर आपके पास तो 14 रुपए हो गया, तो कैसे हुआ? तो कहेंगे 10 में 4 जोड़े ना सर, तो मेरे पास कंफर्म पता नहीं है कि कितना पैसा है सर, कितना पैसा है, 10 रुपए है ना। हम बताएं, आप बताएं कि नहीं मेरे पास कितना रुपए है, x रुपए है, तो हम मान लिए कि मेरे पास उससे 4 रुपए क्या है, अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा माना, है ना सर। आयता आयता आयताकार पार्क का क्या चीज सर, चौड़ाई। आयताकार पार्क का चौड़ाई, है ना। तो पार्क का चौड़ाई कितना मान लिए, 1 मीटर। इसीलिए है ना, हम लोग इसका जो लंबाई होगा, इसीलिए इसका क्या चीज बच्चों, लंबाई है ना। लंबाई को L से डिनोट करा जाता है और चौड़ाई को किससे डिनोट करा जाता है, B से। कितना मीटर, 1 मीटर। तो लंबाई उससे कितना मीटर हो जाएगा, 4 मीटर अधिक हो जाएगा। और है ना, इसका क्या दिया है बच्चों, परिमाप। कहेंगे परिमाप मतलब ऐसा परिमाप, अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप यानी अर्ध सेमी प्राइमीटर, है ना। हम लोग कह सकते हैं सेमी प्राइमीटर इज इक्वल टू कितना है सर, 36 मीटर। हमें इसे क्या ज्ञात करनी है, एल और बी दोनों ज्ञात करनी है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, ऐसे आप सोच सकते हैं, है ना, 36 दिया है तो आप सोच सकते हैं कि एक्चुअल में आयत का परिमाप क्या होता है। कहेंगे सर चारों भुजा का योग, सीधी सी बात है। कहेंगे चारों भुजा का योग। और अर्ध परिमाप में कहा होगा कि एक ठो लंबाई होगा सर, एक लंबाई और एक क्या होगी, चौड़ाई। और ये दोनों को जोड़ के कितना लाना है सर, तो कहेंगे 36, है ना। अब बताइए सर कैसे रखेंगे कि 36 हो जाएगा सर, जिसमें 4 अधिक हो जाएगा, मतलब तो कहेंगे सर 30 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, नहीं, क्विज क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं। तो कहेंगे 30 से 6 कितना अधिक है सर, तो कहेंगे सर 36 तो हो रहा है, जोड़ने पर, बहुत संख्या को जोड़ने पर क्या होना। आप समझिए, ये चारों भुजा को जोड़ेंगे तो परिमाप होगा, एल और बी है, इसके लाना कितना है सर, 36 है। तो पूरा का कितना होगा, 36 दूना कितना सर, 72। सीधी सी बात है, आधी लंबाई की, आधी दूरी की लंबाई के परिमाप, कोई भी वस्तु का परिमाप का मतलब, जैसे ये आप हम लोगों का जो स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं वो क्या है सर, एक आयताकार है ना। तो इसकी चारों भुजा को नाप देंगे तो क्या आएगा सर, कहेंगे पूरा परिमाप। और आधा को नापेंगे, एक ठो लंबाई एक ठो चौड़ाई। आपको पता है ना परिमाप का मतलब क्या होता है, बेसिक चीजें समझिए, आप पहले समझने की प्रयास करिए। बी है, कहेंगे ठीक है सर बी है, तो परिमाप मतलब आप रटे हैं, एल प्लस क्या होता है, बी, ऐसे नहीं होता है बच्चों। वही चीज को हम लोग समझ रहे हैं कि देखो एल प्लस बी प्लस फिर एल प्लस फिर क्या सर, बी, चारों भुजा का योग हुआ कि नहीं हुआ, प्राइमीटर बराबर। कहेंगे ठीक सर, एक ठो एल क्या ठो एल सर, एक दो ठो एल, एक ठो बी क्या ठो बी, दो ठो बी। आप रटेंगे नहीं, गलत बात है रटना। एल प्लस कितना सर, तो कहेंगे सर आप देखिए 2 कॉमन कर दीजिए, तो हमारे पास एल प्लस क्या बचा, बी बचा। ये आयत का क्या है बच्चों, परिमाप है। छोटी सी चीज है। तो बताओ कि आधी परिमाप ज्ञात करने का मतलब हमसे क्या पूछा है, एक ठो भुजा, जो लंबी भुजा है वो, और एक ठो चौड़ी भुजा, तब तो हम लोग का पहुंच सकते हैं ना सर एक आयत के क्या चीज सर, आधी परिमाप में। तो वो बोल रहा है कि आयत की आधी परिमाप कितना है सर, 36 है, उसमें लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है सर, 4 अधिक है। कहेंगे ठीक है सर। तो अगर मान लेते हैं कि 36, दो संख्या ऐसे जोड़े, एक संख्या को 16 रख दीजिए, एक संख्या को 20, बताइए ये एल मान लीजिए और ये क्या मान लीजिए सर, बी। कंफर्म हो गया। कहेंगे सर कितना अधिक है, चौड़ाई 4 अधिक है। ऐसे आपको कंपटीशन में लॉजिकली सवाल को करनी है बच्चों, ठीक है। ऐसे में अभी फॉर्मूला से बना दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, है ना सर। कहेंगे सर हल, है ना, चूंकि अभी हमने बताया कि आयत का अर्ध परिमाप जो होता है, अभी समझाया, अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, एल प्लस ओनली बी होता है, ठीक है। कहेंगे जबकि आयत का अर्ध परिमाप 36 दिया है, एल का वैल्यू कितना है बच्चों, कहेंगे सर एल का वैल्यू हम लोग x प्लस कितना लिखे हैं, 4 मीटर, और b का वैल्यू कितना है सर, तो कहेंगे x मीटर। कहेंगे ठीक है, 36, एक ठो x क्या ठो x, दो ठो x, आप कहेंगे ठीक है सर, प्लस 4 है, इधर लेके आइए क्या हो जाएगा, -4, 36 में घटाइए सर कितना बचेगा, 32, यानी x, हम जी कहेंगे कितना x, 2 × x, कहेंगे ठीक है सर,
अब x से ये डिविजिबल है ना, 2 एकम 2, 16 दूना कितना सर 32, x इज इक्वल टू कितना आ गया सर 16। मैंने क्या समझाया था कि अब चूंकि हम लोग माने हैं कि जो चौड़ाई है ना सर, चौड़ाई वो कितना है b बराबर कितना माने हैं x बराबर कितना सर 16 मीटर, इसीलिए जो इसका क्या होगा लंबाई l, तो x प्लस कितना मीटर है 4 मीटर, तो 16 प्लस 4 मीटर बराबर कितना होगा बच्चों, तो कहेंगे सर 20 मीटर। इतना प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, जरूर बनाने की प्रयास करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने जैसे क्वेश्चन है सर, ठीक है। और हम लोग जो VBI क्वेश्चन है उसे जरूर, जब हम लोग इसके सीरीज में जो हम लोगों का जो एक कह सकते हैं कि गेस पेपर टाइप का एक पैटर्न चलेगा, जिसमें आपको इसके बाद जो इस मंथ के बाद जनवरी से जो आपकी जो एग्जाम होगी लास्ट फरवरी मार्च में, उसके अकॉर्डिंग एक पेपर चलेगा जिसमें सीरीज चलाई जाएगी कि पूरे पेपर, जैसे एक मैथ में जो कितने 50 क्वेश्चन आएंगे, तो MCQ क्वेश्चन और उसका जो जितना सीरीज है A to 50 तक कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसकी कम से कम 10 सेट आप लोगों की कराई जाएगी। तो सबसे पहले अभी जो थ्योरी है उसे आप लोग करने की प्रयास करेंगे, उसमें जितने भी VBI क्वेश्चन है जिसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उसे लेके आया जाएगा। अभी आप लोगों को सिखाने के उद्देश्य से ये, इससे भी आपसे बाहर से पूछी नहीं जाएगी, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए बच्चों। इसी का ग्राफ खींचना है, यहाँ पर ग्राफ हम लोगों का x माइनस क्या दिया है y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कहेंगे, ठीक है सर, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है सर। आगे देखेंगे बच्चों, कहेंगे 3x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब जाहिर सी बात है, ग्राफ किसने बोल दिया है बच्चों, त्रिभुज बनाने बोला है इससे, तो ये कटेगा ही कटेगा। देख लीजिए आप a1/a2 करके, सर a1/a2 1/3 है और b1/b2 कितना है सर, तो कहेंगे सर -1 अपॉन क्या है सर 2 है, ये दोनों कतई बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये प्रतिच्छेदित तो होगा सर। अब इसे हल करते हैं, कहते हैं सर किससे हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या चीज सर इक्वेशन 2। थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे बच्चों, ठीक है, सॉरी सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, क्या चीज सर फ्रॉम, है ना, आप अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। पहले तो हम लोग किससे बना रहे हैं बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बना रहे हैं, ठीक है, चलिए बनाते हैं सर, है ना। समीकरण 1 क्या है सर, तो कहेंगे 1 प्लस एक्स, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, धैर्य बना के रखेंगे। यहीं पर बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सर कर क्या रहे हैं, इसके हल निकालते हैं, कम से कम 2-4 हल निकालते हैं। कहेंगे सर इसमें आप ऐसे ऐसे खेलिए ना सर, कहेंगे x को छोड़ दीजिए और 1 को छोड़ दीजिए, y को उधर लेके जाइए, माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा सर प्लस वाई, ये हमारा एक हल आया। अब कहेंगे ठीक है सर, ये चीजें समझ में आ गई सर, है ना। अब इसे क्या निकालेंगे सर, 2 हल निकालेंगे, अब 2 ही हल निकालेंगे सर, ज्यादा हल निकालने की जरूरत नहीं है आपको। कहेंगे सर ये x है और ये क्या है सर y है, थोड़ा सा ऐसे हम लोग डिजाइन बना दिए, आप सीधा सीधा एग्जाम में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। कहेंगे सर अगर x की जगह, बच्चों ध्यान से देखो, x की जगह 2 रखेंगे तो y की जगह कितना आएगा 3, कहेंगे सर कितना ईजी था ना, हाँ जी, y को उधर लेके गए, माइनस वाई था प्लस वाई। अब अगर x की जगह मेरे प्यारे बच्चों क्या रख देते हैं, x की जगह 3 रख देते हैं तो y की जगह कितना आ जाएगा 4, कहेंगे 3 और कितना आ गया सर 4 आ गया। कहेंगे सर आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे सर किससे, कहेंगे फिर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, फिर लिखेंगे समीकरण 2 से बच्चों, ठीक है। तो समीकरण 2, कहेंगे सर यही तो चीजें हैं जो सीखना ही है हम लोगों को सर, कि यही चीज जगह तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कहेंगे सर ये तो आसान था, ये थोड़ा समझिए, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, पहले इसे हल करेंगे बच्चों। कहेंगे सर अब 8 क्लास में सीखे होंगे कि सर अगर हम लोग ऐसे कर दें 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो प्लस 3x है, उठा पहले तो हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस 12y, क्या है सर, हाँ मिस्टेक हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 0 है ना बच्चों, 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, माइनस 12y को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या लिख सकते हैं 12, कहेंगे ठीक ठाक सर, तो कहेंगे सर 3y, हाँ जी 0 और 12 को जोड़ दिए 12, अब ये प्लस 3y है बच्चों, यहीं पर आप लोग नहीं समझ पाइएगा, ध्यान से देखिएगा,
प्लस 3y है, उठा के लेके जाएंगे कितना होगा -3y। कहेंगे और कुछ करना है सर, 3y नहीं बच्चों 3x होगा। कहेंगे हाँ जी, y का सिंगल मान निकाल रहे हैं, आप x का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 - 3x अपना जगह पे है, 3y गुना में है, तो गुना वाला जब भी जाता है तो किस में जाता है बच्चों, बट्टा में जाता है। कहेंगे जी सर। अब इसी से हम लोगों को क्या निकालना है, कहेंगे सर एक टेबल निकालना है ना, है ना। देखेंगे बच्चों, है ना, कहीं पर मिस्टेक हो रहा है। हाँ जी, यहाँ पर 3 नहीं है बच्चों, कहेंगे सर यहाँ पर है 2y, तो कहेंगे सर y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों। छोटी छोटी चीजें देखते रहना, थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्शन हो जाता है ना बच्चे, हम लोग ऐसे समझते हैं। थोड़ा सा इसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको साइड में रखते हैं ताकि टेबल आप लोगों को समझा पाएंगे हम सर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे ये चीजें बच्चे ऐसे सुंदर से ही बनाएंगे सर, आपको लगना चाहिए कि आप 10वीं के छात्र है सर, है ना, बड़ी प्यारा सा बनाएंगे सर, ठीक है ना। कहेंगे ठीक है सर, कहेंगे सर एक, आप ऐसे बनाएंगे 2 और ऐसे बनाएंगे, कहेंगे सर ये x और क्या होगा y। मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग रखेंगे कहाँ, x की जगह। अब सोच के देखेंगे सर, आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, अगर x की जगह 0 रख दे डायरेक्ट, तो 3 0 कितना हो जाएगा सर, देखिए y इज इक्वल टू 12 - 3x, है ना, सोचना है, और अपॉन क्या है 2 है, y बराबर 12 - 3, x के जगह मैंने कहा 0 रख दो, तो कितना हो जाएगा सर, तो आप कहिएगा सर 12, है ना, 12, यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, तो कहेंगे y बराबर 3 0 0, और 0 में 12 घटाएंगे तो 12, और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 6, तो कहेंगे सर y बराबर तो 6 आ गया। कहेंगे ठीक है सर। आगे एक और बनाते हैं सर, x की जगह कुछ भी रख दीजिए, मान लेते हैं 4 रख देते हैं, कितना रख देते हैं बच्चों 4। कहेंगे क्यों 4 रखे सर, 2 रखिए ना, कहिए ठीक है सर, आप जैसे बोले रख देते हैं, 2 ही रख देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या रख देते हैं 2, x की जगह क्या रख देते हैं 2, तो कहेंगे 2 तिया कितना हो गया मास्टर 6, तो 12 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, अपॉन कितना सर 2, तो जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा सर 3, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों 3 होगा। बच्चों यहाँ तक यदि आप समझ पाए होंगे तो बड़ी आसानी से ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं, जो VBI ग्राफ है। कहेंगे ठीक है सर, आगे ग्राफ खींचने के लिए समझाइए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, है ना, कैसे ग्राफ खींचा जा सकता है इसका, ठीक है, कैसे, ध्यान से देखेंगे। पहला ग्राफ कहता है कि एक अक्ष में ये चीजें देखेंगे सर, है ना, ये चीजें, ये जो टेबल है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी से बना रहे हैं, ये इसका टेबल है, याद रखिएगा ना, इसका टेबल है, इसका टेबल है, ठीक है, ये इस इक्वेशन का टेबल है और ये इस इक्वेशन का टेबल है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये रफ वर्क है, आप इसे करेंगे तो रफ जगह पे करेंगे। बच्चों पहला बोलता है एक अक्ष में 2, एक अक्ष में 2, और y अक्ष में कितना बोलता है प्लस का 3, कहेंगे सर 2 कॉमा, ध्यान से देखेंगे सर, ये हमारा 2 कॉमा कितना हुआ बच्चों 3 हुआ। फिर बोलता है x अक्ष में 3, y अक्ष में 4, कहेंगे x अक्ष में 3, x अक्ष में 3, y अक्ष में कहाँ पर बच्चों 4। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों ना, ये हमारा क्या हो गया, ये कहेंगे सर 2 कॉमा कितना हुआ 3, और ये क्या हुआ 3 कॉमा कितना हुआ सर 4, 2 बिंदु प्राप्त हुए सर हमको। यही दोनों बिंदु से एक ग्राफ खींचेंगे। आप 3 बिंदु भी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग 3 बिंदु यहाँ पर खींचे थे इससे पहले। आप ग्राफ में देखेंगे गुडो, तो ये ग्राफ को बड़ी ध्यान पूर्वक काटेंगे, जो कॉर्नर है उसे जरूर मिलाएंगे, तभी कटेगा बच्चों। ध्यान से देखेंगे, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ठीक है ना सर, है ना। एक अक्ष में 2, एक अक्ष में 2, y अक्ष में 3, है ना, एक अक्ष में, है ना सर, कहीं पे मिस्टेक, वो एक अक्ष में 2, y अक्ष में 3, ठीक है बच्चों, एक अक्ष में 2, y अक्ष में 3, है ना, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक अक्ष में 2, y अक्ष में 3, और फिर एक अक्ष में 3, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है बच्चों, ध्यान से देख, एक अक्ष में 3 और y अक्ष में 4, यहाँ पर आएगा बच्चों, एक भी इधर उधर करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। 3 और क्या है बच्चों 4 है, कहेंगे ठीक है सर, ये चीजें हो गई। कहेंगे क्या सर, देखिए x अक्ष में 3 और y अक्ष में 4। दूसरा बिंदु देखिए हम लोग, कहेंगे यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, वीडियो को अंत तक देखेंगे जरूर आपको समझा पाएंगे। कहेंगे सर एक इक्वेशन ये हुआ हमारा, है ना, ये हुआ सर, कहेंगे ठीक है सर। अगला बिंदु सर, कहेंगे सर अगला जो देखेंगे वो क्या होगा सर, कहेंगे ठीक है सर, एक अक्ष में 0 कहता है,
एक अक्ष में 0, y अक्ष में 6 कहता है। बच्चों ध्यान से देखने पे पता चला कि हम लोग इसे 6 मान सकते हैं और इसे और आगे लेके जाएंगे तो इसे क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। चूंकि यहाँ पर 6 नहीं है तो क्या इसे हम लोग 6 मान सकते हैं ना। ऐसे अगर थोड़ा सा और ग्राफ को बढ़ा दे तो है ना, ये 6 होगा ऐसे, और ये मान लेते हैं y। ठीक है, एक अक्ष में कहता है, ध्यान से देखेंगे, एक अक्ष में क्या कहता है बच्चों, 0, तो एक अक्ष में 0 और y अक्ष में 6, तो यह बिंदु आया 0, कितना बच्चों, 6 आया। कहेंगे ठीक है। अगला कहेंगे एक अक्ष में 2 और y अक्ष में 3, यहाँ पर कॉमन बिंदु आया। कहेंगे कैसे कैसे सर, ये हमारा 2, क्या आया था, 3। ध्यान से देखेंगे। अच्छा, कहेंगे 2, कितना आया बच्चों, ये 2, 3, और ये जो बिंदु है 3, क्या है बच्चों, 4 है। कहेंगे ठीक है सर, अब जो हमारा ग्राफ खींचाएगा वो कैसे खींचाएगा। कहेंगे सर यहाँ पर स्केल को रखा जाएगा, ध्यान से देखेंगे, चूंकि ये एक ट्राइंगल बनेगा बच्चों ना, यहाँ पर एक स्केल को रखा जाएगा और एक यहाँ पर सर, आप यहाँ से ऐसे ध्यान पूर्वक एक बार खींचेंगे पूरा, ठीक है बच्चों, ये नीचे चला जाएगा। कहेंगे इसको कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, शीर्ष बने त्रिभुज का क्या ज्ञात कीजिए सर, निर्देशांक। बच्चे आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं कि हमारे पास त्रिभुज कहाँ पर बना, कहेंगे सर ये हमारा इसके अंतर्गत क्या बना बच्चों, कहेंगे सर त्रिभुज बना, यही तो एक त्रिभुज बना ना सर। कहेंगे ठीक है सर, ये इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एक क्या बना सर, तो कहेंगे त्रिभुज बना। एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, इसके निर्देशांक कितना होगा, तो एक अक्ष में 4 है बच्चों और y की सीधा में कितना है बच्चों, 0, और इसका निर्देशांक कितना होगा बच्चों, तो कहेंगे एक अक्ष में -1 है बच्चों और y अक्ष में कितना है, 0 है, और एक बिंदु कितना हुआ सर, 2, 3 हुआ। बच्चों ये VVI क्वेश्चन है ना, और उम्मीद करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझ पाए होंगे तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर सजेशन करेंगे कि सर थोड़ा और स्पीड पढ़ाइए और समझाइए। मेरे तरफ से जितना भी हो सकता था मेरे बच्चों मैंने कोशिश किया हो। अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको अलग से ट्यूशन क्लासेस नहीं करनी होगी, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं इससे कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी इस वीडियो से लाभ होता है तो बच्चों ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़ेंगे, है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो डालें, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें वो आप लोगों के पास पहुंच पाए। ये फर्स्ट टाइम है, हम लोग अभी क्लास को नया शुरू कर रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग से उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।